बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इन्फ्लुएंस ट्रेनिंग। यानी कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के जो कि टीएनडी की एफर्ट्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो इन फैक्टर्स को हम देखेंगे और हम इसको समझने की और जानने की कोशिश करेंगे कि उसका क्या पॉसिबल इम्पैक्ट या पोटेंशियल इम्पैक्ट हो सकता है टीएनडी एफर्ट्स पे, टीएनडी इनिशिएटिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पे। इसमें सबसे पहले है कंपनी साइज़। यानी कंपनी साइज़ जो है वो कंपनी जो है डिफरेंट वेरियस साइज़ की हो साइज़ेस की हो सकती हैं। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ भी हो सकते हैं और जो है वो बिगर या लार्जर फर्म्स भी हो सकती हैं। तो ऑब्वियसली सबसे पहले अगर हम देखें रिसोर्सेज एंड बजट के हिसाब से, तो जो बिगर फर्म्स हैं उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज होती हैं, ज़्यादा बजट्स होते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। तो उनके जो है वो ऑब्वियसली उनकी टीएनडी एफर्ट बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड होती है, उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम वेल एस्टेब्लिश्ड होते हैं और स्ट्रक्चर्ड चीज़ें होती हैं। तो वो जो है वो ऑन दी अदर हैंड जो स्मॉलर बिजनेसेस होते हैं उनके पास टीएनडी के बजट ज़्यादा नहीं होते। स्टैंडर्डाइजेशन वर्सेस पर्सनलाइजेशन की अगर हम बात करें तो जो बिगर फर्म्स हैं उनके पास जो है वो ग्लोबल ट्रेनिंग ऑडियंस होती है, ग्लोबल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, जबकि लोकल ऑर्गेनाइजेशंस के पास इतने बजट्स नहीं होते और जो पर्सनलाइज कर रही होती हैं चीज़ों को इंडिविजुअल बेसिस पे जो है वो टेलर मेड प्रोग्राम्स करवा रही होती हैं। यानी टेलर मेड उस सेंस में नहीं कि वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही होती हैं, लेकिन वो इंडिविजुअल्स को कैटर कर रही होती हैं। यानी एक फर्म वाइड या कंपनी वाइड पर्सपेक्टिव उनका नहीं होता। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, जैसे कि आपको पता है कि इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट आई होप कि आप सबको पता होगा। तो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल जो है लार्जर फर्म या बिगर फर्म जो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल को एंजॉय करती हैं, तो इसकी वजह से जो है वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर सकती हैं, ट्रेनिंग लाइसेंसेस बाय कर सकती हैं और जो है ई लर्निंग डिस्काउंट्स वो हासिल कर सकते हैं। इसी तरह से जो है वो कोऑर्डिनेशन जो है वो थोड़ी-सी पेचीदा होती है, कॉम्प्लेक्स होती है बिगर फर्म में। जैसे कि 50 लोकेशंस पे एक वक्त में ट्रेनिंग करानी है तो उसको स्केजूलिंग करना और उसको कोऑर्डिनेट करना एक चैलेंजिंग टास्क होता है, जबकि स्मॉलर फर्म्स को ये चैलेंजेस फेस नहीं करना पड़ते इस पर्सपेक्टिव में। करियर ग्रोथ पाथ्स जो हैं वो बड़े क्लियर होते हैं और इंडिपेंडेंट जो है वो यानी इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्लान्स भी होते हैं इंडिविजुअल्स के पास और वो कोऑर्डिनेटेड होते हैं विद द फर्म्स टीएनडी एफर्ट्स, और जबकि स्मॉलर फर्म में ये चीज़ें इस तरह से नहीं होती। उसके बाद हम देखेंगे रोल्स ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजर्स। यानी एम्प्लॉयज़ और मैनेजर्स के जो रोल है वो किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है टीएनडी की के इनिशिएटिव्स को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब एम्प्लॉय ड्राइव आ जाती है इसमें सबसे पहले कि एम्प्लॉयज़ जो है कितने ड्रिवन है टूवर्ड्स ट्रेनिंग। इंडिविजुअली अगर जो है ड्रिवन है तो ऑब्वियसली वो जो है ना वो कलेक्टिव एक फॉर्म बन जाती है, टीएनडी का कल्चर बिल्ड होना शुरू हो जाता है। तो इंडिविजुअल अगर जो है ड्रिवन है, जैसे कोई इंजीनियर है मिसाल के तौर पर समझाया जा रहा है कि एआई की तरफ वो जो है वो माइल है, तो वो उसका इनिशिएटिव शो करता है, उसका ड्राइव शो करता है। मैनेजर अगर कोचिंग रोल को प्रेफर करता है और कोचिंग के रोल में आता है और मंथली जो है वो लर्निंग चेक इंस करवाता है, यानी बेसिकली मीटिंग्स होती हैं और जो है वो डिस्कशन बोर्ड्स होते हैं जिसके ऊपर डिस्कशन होती है अबाउट टीएनडी एफर्ट्स और लर्निंग। तो इससे भी जो है वो टीएनडी पॉजिटिवली इम्पैक्ट होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। रोल स्पेसिफिक ट्रेनिंग जो है वो अगर कराई जा रही है तो इससे भी जो है ना वो इम्पैक्ट होता है ओवरऑल टीएनडी का सिनेरियो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो जो है सेल्स रेप्स हैं, जैसे वो नेगोशिएशन की ज़रूरत है, उनको नेगोशिएशन स्किल्स में उनको जो है वो महारत हासिल करने की ज़रूरत है, जबकि जो है वो आईटी के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको साइबर सिक्योरिटी की अपडेट्स की ज़रूरत है। तो रोल स्पेसिफिक ट्रेनिंग जो है वो जहाँ पे ज़्यादा करवाई जा रही हों, तो या जो है वो उसको फोकस किया जा रहा हो कि रोल स्पेसिफिक ट्रेनिंग भी रिक्वायर्ड है जनरल ट्रेनिंग के साथ साथ, जनरल स्किल्स के साथ साथ, तो वहाँ पर टीएनडी का जो है वो जनरल का जो है वो अलग से जो है वो बजट होगा और रोल स्पेसिफिक के लिए अलग से बजट होगा। परफॉर्मेंस को लिंक अगर किया जा रहा है ट्रेनिंग नीड्स के साथ और एनुअल रिव्यूज जो है वो जो है वो कंप्लीशन को इम्पोर्टेंस दी जा रही है, तो तब भी जो है वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एफर्ट जो है वो बूस्ट हो जाएगा। मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट ये थोड़ा सा ड्राइव के साथ कनेक्टेड है कि जो है वो इफ ट्रेनिंग लीड्स टू प्रमोशन एंड देयर आर सर्टेन इंसेंटिव अटैच विद द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, तो उस सूरत में जो है वो और बेहतर तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे लोग। यानी इट्स बेसिकली टू वे कि फर्म्स भी जो है वो इन्वेस्ट कर रही हैं और फिर एम्प्लॉयज़ भी जो है वो पार्टिसिपेशन अपनी जो है बढ़ा देंगे। उसके बाद हम देखते हैं टॉप मैनेजमेंट की सपोर्ट इन इन जनरल।
टॉप मैनेजमेंट की सपोर्ट अगर जो है ट्रेनिंग की तरफ ज़्यादा है, डेवलप एम्प्लॉयज़ की लर्निंग की तरफ, उनके के डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव में वो ज़्यादा सोचते हैं, तो ऑब्वियसली टीएनडी का बजट भी ज़्यादा होगा, वहाँ पे एक लर्निंग कल्चर भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नज़र आएगा एंड सो ऑन। तो इसमें अगर हम देखें कुछ पॉइंट्स हैं, स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट है, अगर सीईओ अलाइन करता है ट्रेनिंग को ग्रोथ प्लान के साथ, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ प्लान के साथ, जो है यानी बेसिकली स्ट्रेटेजिक व्यू अगर रखता है, स्ट्रेटेजिक अंदाज में टीएनडी को देखता है, तो ऑब्वियसली वो जो है वो टीएनडी में इन्वेस्ट करने पे तैयार होगा, टीएनडी वाला एक लर्निंग का कल्चर बिल्ड करने के लिए तैयार होगा, बजट बैकिंग भी देगा, लर्निंग का एक कल्चर भी ऑटोमेटिकली वहाँ पे बन जाएगा, और पॉलिसी सेटिंग भी जो है वो उसी हिसाब से होगी। और जो है वो जितने भी जो है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मिसाल दी जा रही है कि एग्जेक्टिव इन्फोर्स मैंडेटरी सेफ्टी सर्टिफिकेशंस, यानी जो है वो पॉलिसी के पर्सपेक्टिव में जो है एग्जेक्टिव जो है वो सेफ्टी सर्टिफिकेशन या सेफ्टी ट्रेनिंग को जो है वो मैंडेटरी करार दे सकते हैं। इसी तरह रोल मॉडलिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है, जो है जब जो है वो सीनियर मैनेजर्स और जो है वो टॉप मैनेजमेंट के लोग अगर जो है टीएनडी के सेशंस में, प्रोग्राम में खुद जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जो है वो एम्प्लॉयज़ की पार्टिसिपेशन भी वहाँ पे बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ बिजनेस यूनिट्स, यानी कि जितने हाईली इंटीग्रेटेड होंगे बिजनेस यूनिट्स, उतना ही ज़्यादा जो है वो लर्निंग की रिक्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज़्यादा हो जाएगी। फॉर एग्जांपल एक हेल्थ केयर यूनिट है, हॉस्पिटल है, वहाँ पे जो है वो यूनिट्स क्योंकि आपस में हाईली इंटीग्रेटेड हैं, तो वहाँ पे जो है ना टीएनडी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। इसी तरह कोई हाई टेक ऑर्गेनाइजेशन है, और जो है इसी तरह कोई जो है ना स्पेस टेक्नोलॉजी की कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पे बिजनेस यूनिट्स जो है ना, ऑब्वियसली जो है ना वो हम अगर उसको एक पर्सपेक्टिव में देखें तो वो भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ही है समहाउ। तो वहाँ पर भी बिजनेस यूनिट्स की इंटीग्रेशन ज़्यादा है, तो जहाँ पे इंटीग्रेशन ज़्यादा रिक्वायर्ड है, वहाँ पर जो है वो टीएनडी की एफर्ट भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होंगे, क्योंकि नॉलेज की शेयरिंग वहाँ पे ज़रूरी है, रिसोर्स को एफिशिएंटली यूटिलाइज़ करना है। करियर के अंदर मोबिलिटी अगर देखें जो है ना, करियर मोबिलिटी जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि लॉजिस्टिक्स स्टाफ ट्रांसफ़र टू सप्लाई चेन प्लानिंग, यानी कि जो है वो लॉजिस्टिक्स का जो स्टाफ है किसी लॉजिस्टिक कंपनी के, तो उनको जो सप्लाई चेन प्लानिंग में भी जो है ना वो ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो अगर वहाँ पे जाते हैं तो और उनको पहले से जो है उस यूनिट के बारे में जो है वो ज़्यादा नो हाउ नहीं है, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो वहाँ पे जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसी तरह जो है ना स्ट्रैटेजी को यूनिफाई करना है, जैसे एक विजन के तहत ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, स्ट्रैटेजी के एचआरएम भी उसमें आ जाता है, तो एक जो है यूनिफाइड विजन अगर स्ट्रैटेजी के तहत देना है, तो उसमें भी जो है ना टीएनडी जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और क्रॉस टीम कोलैबोरेशन, यानी कि जो है वो क्रॉस टीम, यानी कि जो है वो एक टीम से दूसरी टीम के लिए कोलैबोरेट करना है और उसके साथ मिल के काम करना है। जैसे अगर हम देखते हैं कि प्रोटोटाइप कहीं पे बन रहा है, एक टीम ने प्रोटोटाइप बनाना है, फिर उसने एक टीम ने उसकी टेस्टिंग करनी है, ऑन वर्ड जो ये सारे काम होने हैं, तो इनके लिए भी जो टीएनडी एफर्ट्स और लर्निंग की जो है ना एक इनिशिएटिव की ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अगर ग्लोबली प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर जो है ना लर्निंग का पर्सपेक्टिव ज़रा सा चेंज हो जाता है, और एक लोकल ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पर लर्निंग एंड डेवलपमेंट का जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज हो जाता है। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन में कल्चरल सेंसिटिविटी के इश्यूज आ सकते हैं, एग्जांपल मौजूद हैं, वो आप एग्जांपल्स जो वहाँ पे देख भी सकते हैं। लैंग्वेज लोकलाइजेशन के इश्यूज आ सकते हैं, टाइम जोन प्लानिंग के इश्यूज आ सकते हैं, रेगुलेटरी कंप्लाइंस के इश्यूज आ सकते हैं, और ग्लोबल लीडरशिप रिक्वायर्ड होती है। ऑब्वियसली जब ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल स्केल पे काम कर रही है तो जो है ना लीडरशिप भी ग्लोबल रिक्वायर्ड है। इसमें से जो है ना जैसे कि अगर कोई जो है वो एम्प्लॉई स्टाफ मेंबर जो है या सीनियर मैनेजर जो है वो जर्मनी में बैठा हुआ है, तो उसको जो किसी और रीजन में भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो अगर उसको उस रीजन की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो वहाँ पर जाके उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस कम है। तो उसके लिए ऑब्वियसली उसको लर्निंग एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत है। बिज़नेस कंडीशंस देखी जाती हैं कि बिज़नेस जिन कंडीशंस में ऑपरेट कर रहा है, जिस एनवायरनमेंट में बिज़नेस ऑपरेट कर रहा है वो कैसी हैं। उनके वो भी काफ़ी हद तक डिक्टेट करती हैं कि कंपनी जो है वो लर्निंग इनिशिएटिव्स जो है किस हद तक जो है उसमें इन्वॉल्व होगी। जैसे इकोनॉमिक अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, अगर इन्फ्लेशन है तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम है तो क्या होगा। इसी तरह कंपेटिटिव प्रेशर है, कंपेटिटिव प्रेशर भी कभी कभार फर्म्स पे ज़्यादा होता है, तो उस सूरत में भी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ज़्यादा करवानी पड़ती है। जैसे जो है रिटेलर्स, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे कहा हुआ है कि रिटेलर्स टीच स्टाफ न्यू सेल्स टेक, यानी जो है जो रिटेलर्स रिटेल शॉप्स हैं, जैसे अगर पाकिस्तान में हम देखें कि जो इम्तियाज़ है या और इसी तरह से मेट्रो वगैरह है, तो उनको जो है वो स्टाफ को जो है सेल्स टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ट्रेनिंग जो है वो देनी पड़ती है, क्योंकि कंपेटिटिव प्रेशर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। टेक एडवांसेस आ रहे हैं, टेक्नोलॉजिकली एडवांस जो है वो
या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जिन ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा रिक्वायर्ड है, स्पेसिफिकली टेक ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ पर जो है वहाँ भी लर्निंग एंड डेवलपमेंट ज़्यादा रिक्वायर्ड है। उसी स्पेसिफिक जो है वो ट्रेड की या स्पेसिफिक जो है ना कॉम्पिटेंस इनकलकेट करवानी है। इसी तरह कस्टमर एक्सपेक्टेशंस हैं और कस्टमर एक्सपीरियंसेस को बेटर करने के लिए भी जो है वो टी ज़्यादा रिक्वायर्ड है। तो ये सब डिपेंड, ये सारी बातें हैं ये जो बिजनेस कंडीशंस की डोमेन के अंदर आ रही हैं। ऑर्गेनाइजेशन चेंज है, फॉर एग्जांपल मर्जर्स की तरफ जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन की तरफ ऑर्गेनाइजेशन जा रही हैं, तो ऐसी सूरत में भी जो है ना वो बिजनेस कंडीशन चेंज हो जाती हैं। और विद द चेंजिंग सिनेरियो ऑफ द बिजनेस कंडीशंस, टी एफर्ट्स को आपको मोल्ड एंड फोल्ड एंड मॉडिफाई करना होगा। अदर एचआरएम प्रैक्टिसेस की अगर हम बात करें तो वो भी समहाउ कनेक्टेड होती हैं, लिंक्ड होती हैं विद टी एन डी। जैसे रिक्रूटमेंट क्वालिटी है, रिक्रूटमेंट के टाइम में आप जो है ना अगर क्वालिटी अच्छी है तो आप जो बेसिक ट्रेनिंग, जनरल ट्रेनिंग वगैरह जो है ना, जनरल स्किल्स की ट्रेनिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपकी रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन वीक है तो आपको राइट आफ्टर जो इंडक्शन जो है वो ऑन बोर्डिंग और जो है ओरिएंटेशन ये तो कराएंगे कराएंगे कुछ हद तक फॉर्मल, लेकिन बहुत आगे तक इसको जो है लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि जो है वो हायरिंग जो है वो ट्रू पोटेंशियल वाले लोगों की नहीं हो सकी। इसी तरह परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है, अगर जो है केपीआईज मौजूद हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स मौजूद हैं, तो जो है तो वो स्किल इंप्रूवमेंट को जो है गाइड करेंगे। तो यानी अगर ये नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करते या वीक हैं, तो उस सूरत में फिर टीएनडी भी स्पेसिफाइड नहीं होगी, फोकस नहीं होगी, प्रॉपर डायरेक्शन के अंदर नहीं चलेगी। इंसेंटिव्स वगैरह हैं, बोनस फॉर कंप्लीटिंग एडवांस्ड सर्टिफिकेशन अगर हैं, तो ये भी क्योंकि एचआर प्रैक्टिस है तो इसके साथ साथ फिर जो है ना ऑटोमेटिकली लोग जब एडवांस ट्रेनिंग्स करेंगे, एडवांस सर्टिफिकेशन करेंगे, तो उसके साथ उनके जो है ना इंसेंटिवाइज है क्योंकि चीज़, तो इसलिए लोग टीएनडी में ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। करियर प्लानिंग इस पर पहले भी बात हो चुकी है। और वर्क फोर्स फोरकास्टिंग है कि एचआर जो प्रेडिक्ट कर रही है कि फॉर एग्जांपल एआई स्किल जो है वो कितनी रिक्वायर्ड है और उसको एज अर्ली एज पॉसिबल उसको जो है एक्वायर करके अपनी फर्म के अंदर जो है उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। अच्छा, एक्सटेंट ऑफ यूनियनाइजेशन है, जैसे इसकी यूनियनाइजेशन जो है किस हद तक है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, यानी वर्क यूनियन या ट्रेड यूनियंस या कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट जिन्हें कहा जाता है, जो कि जो है वो निगोशिएट करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द स्टाफ। जो है वो ऑफिसर्स की भी, ऑफिसर्स की नॉर्मली एसोसिएशंस होती हैं, तो वो किस हद तक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है वो भी जो है ना बड़ी हद तक डिसाइड करेगा कि टी इनिशिएटिव जो है ओवरऑल फर्म के कैसे चलेंगे। ट्रेनिंग निगोशिएट होंगी और जॉब सिक्योरिटी के फोकस से ज़्यादा निगोशिएट होंगी, क्योंकि जो है ना वो अपनी जॉब स्टेबिलिटी को बरकरार रखना चाहेंगे। यानी वो बेसिकली एफर्ट्स करेंगे और जो है ना निगोशिएट करेंगे कि एम्प्लॉयज़ को जो है वो सच एंड सच ट्रेनिंग ज़रूर जो है से ज़रूर गुजारा जाए ताकि उनकी जॉब सिक्योरिटी कायम रहे। इसी तरह जो है वो कोई स्टैंडर्ड्स हैं उसकी सर्टिफिकेशन होगी, सेफ्टी रिलेटेड आ सकती हैं, इक्वल एक्सेस की आ सकती हैं, मैनेजमेंट के अंदर पार्टनरशिप के लिए जो है ना मज़ीद जो है वो ट्रेनिंग जो है वो करवाई जा सकती है।